एसीएल सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए दोस्तों, उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो है। ये फेज में डिवाइडेड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अगर ये आप सारे फेजेस करते हैं दोस्तों तो आपकी रिकवरी बिल्कुल बेस्ट होगी, वापस इंजरी के चांसेस भी नहीं होंगे। ये रिहेबिलिटेशन मैंने खुद ने और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम लोगों का एसीएल इंजरी को ठीक करने में, बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन करने में, उनके द्वारा बनाया गया है। साइंटिफिकली प्रूवन है और ये इंडिया का बेस्ट रिहेबिलिटेशन कोर्स है जो आपको फ्री में हम लोग दे रहे हैं। अब ये क्यों बेटर है दोस्तों, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चर्ड है। ये साइंटिफिक स्टडी है कि 60% बेटर स्ट्रेंथ आती है अगर स्ट्रक्चर्ड रिहैब। ये रिहेबिलिटेशन से आपके घुटने घिसेंगे नहीं, कट आवाज खत्म हो जाएगी, नी पेन खत्म हो जाएगा एसीएल सर्जरी के बाद, और दोबारा इंजरी के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग में इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग नहीं करते, जो कि आपको मोस्टली कहीं नहीं मिलेगी इंडिया में, आपको मालूम ही नहीं है क्या होती है वो अगर आप नहीं करेंगे तो 50% ज़्यादा चांसेस रहते हैं रीटेयर। सो ये आप रिहैब शेड्यूल पूरा देखिए और एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी सर्जरी से फटाफट ठीक होइए। अगर इसमें आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और मेरी टीम ऑनलाइन आपको पूरा रिहेबिलिटेशन करा सकती है। आज ही संपर्क करें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी, पूरे प्रोसेस समझाने वाली हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद रिहैब प्रोसेस के दौरान। शुरू करने से पहले 2 बातें ज़रूर समझ लें। आपकी रिकवरी और टाइमलाइन डिपेंड करती है आपकी इंजरी और सर्जरी पे। उदाहरण के तौर पे जानें, अगर आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के साथ मेनिस्कस रिपेयर भी परफॉर्म किया गया है तो जो अर्ली स्टेज रिहेबिलिटेशन है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, जो सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद जो रिहैब प्रोसेस होता है। दूसरी बात है, किस एक्सरसाइज को किस टाइम पे प्रोग्रेस करना है वो डिपेंड करता है आपके सर्जन एंड सर्जरी के प्रोटोकॉल पर। जैसे कि अगर आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट से परफॉर्म की गई है तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग थोड़ी डिले हो जाएगी। अगर आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी पेरोनियस लॉन्गस से परफॉर्म की गई है या क्वाड्रिसेप्स टेंडन से परफॉर्म की गई है या आपकी बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्टिंग के थ्रू किया गया है, सो जहाँ से ग्राफ्ट लिया गया है और जिस टेक्निक के थ्रू ऑल इनसाइड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के द्वारा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया गया है या नॉर्मल स्क्रू मेथड के थ्रू किया गया है, तो आपके सर्जन ने किस तरीके की सर्जरी की है उस पर भी डिपेंड करता है एक्सरसाइज का प्रोग्रेस करना। इन 2 बातों के साथ एक बात और आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट कंपेयर योर रिकवरी विद एनी अदर पर्सन। सबकी रिकवरी अलग होती है, डिपेंड अपॉन द सर्जरी, टाइम ऑफ द सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ इंजरी, एज ऑफ द पेशेंट, जेंडर ऑफ द पेशेंट, एथलेटिक पर्सन है या नॉन एथलेटिक पर्सन है। अब हम कुछ रिसर्च पेपर के बारे में बात करेंगे ताकि आप समझ सके कि एसीएल रिहेबिलिटेशन सर्जरी के बाद कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपकी रिकवरी के लिए। रिसर्च एडन 2014, विगिंस 2016 एंड वेबस्टर एंड फेलर 2019। ये 3 रिसर्च पेपर हमें 3 बड़ी बातें बताती हैं। रिसर्च 2014 बाय एडन, केवल 55% लोग एसीएल सर्जरी के बाद कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में लौट पाते हैं। रिसर्च विगिंस 2016 हमें ये बताता है कि अगर 25 साल से कम उम्र का एथलीट है तो 4 में से सिर्फ 1 एथलीट हाई रिस्क स्पोर्ट्स में वापस लौटते हैं तो उन्हें सेकेंड एसीएल इंजरी हो सकती है। थर्ड बाय वेबस्टर एंड फॉलर 2019, प्री इंजरी स्पोर्ट्स लेवल पर जो लौटने की उम्मीदें हैं वो अक्सर पूरी नहीं हो पाती हैं। सिर्फ 30 से 40% जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन मैच हो पाती है प्री इंजरी लेवल पर। इन 3 इम्पॉर्टेंट कारणों की वजह से हमें अपने रिहैब में 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। फंडामेंटल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रिंसिपल को अपने रिहैब में फॉलो ना करना। स्क्वाट और स्प्लिट स्क्वाट जैसी हैवी वेट ट्रेनिंग अगर आपके रिहैब में इंक्लूड नहीं की गई है तो आपकी जो ट्रेनिंग और रिहैब है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। सेकंड, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को इग्नोर करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिहैब में कार्डियो रेस्पिरेटरी जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेस इंक्लूड करें अर्ली स्टेज से और इसको प्रोग्रेस करें लेट स्टेज तक। थर्ड, फंक्शन एसेस करने के लिए सही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं करना। आपका थेरेपिस्ट सिर्फ हाथ लगा के आपकी क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ मेज़र नहीं कर सकता है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जनरली सभी लोग बहुत गलती करते हैं रिहैब के दौरान,
टाइमलाइन बेस्ड डिसीजन लेना कि 3 महीने हो गई है तो आप रनिंग कर सकते हो, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करें। प्रॉपर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बाद ही किसी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में वापस लौटें। रिटर्न टू स्पोर्ट्स इंजरी प्रायर लेवल पे जाने के लिए कम से कम 9 से 12 महीने का इंतज़ार करें ताकि री इंजरी ना हो, वो भी प्रॉपर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बाद और आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोकॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ योर रिहैब को नज़रअंदाज करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूरोकॉग्निटिव जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है रिहैब के दौरान उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें और आपके रिहैब प्रोसेस में उसको इंक्लूड करें। नेक्स्ट मिस्टेक है जो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है रिहैब के दौरान, लोग रिपीट करते हैं, अनइंजर्ड लेग को ट्रेन नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अनइंजर्ड लेग को भी साथ ही साथ ट्रेन ज़रूर करें, क्योंकि डिसयूज़ के कारण उसकी भी मसल वीकनेस हो जाती है और एक ओवर यूज़ इंजरी लगातार बनी रहती है। 7 मिस्टेक इज़ रिहैब में रश करना एंड ओवर कॉम्प्लिकेट करना। सो आपको रिहैब में स्किप नहीं करना है और जल्दीबाजी नहीं करना है नेक्स्ट स्टेप पर आने के लिए। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बेसिक्स पे स्टिक रहना है, बेसिक्स को क्लियर करोगे तभी नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे। सो ये 7 मिस्टेक्स हैं जो जनरली इंडिविजुअल द्वारा की जाती है ACL रिहैबिलिटेशन के दौरान। अब हम स्टार्ट करेंगे अर्ली स्टेज लेट स्टेज तक एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग तक। सो अर्ली स्टेज में जिन प्राइमरी गोल्स का ध्यान रखना है, सो प्राइमरी गोल इज़ टू कंप्लीट योर नी एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट, कंप्लीट योर फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन, गेट नॉर्मलाइज करना, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, और लास्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिसेप्स फंक्शंस एंड क्वाड्रिसेप्स मसल की एक्टिवेशन को मेंटेन करना। मिड स्टेज रिहैबिलिटेशन इन ACL रिकवरी। इस स्टेज में हम फोकस करते हैं जनरली मसल स्ट्रेंथनिंग, मूवमेंट ट्रेनिंग एंड फिटनेस रिकंडीशनिंग। क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि रिस्क ऑफ री इंजरी को कम कर पाएँ एंड मैक्सिमम आउटकम दे पाएँ ACL सर्जरी के बाद। सभी मसल्स ग्रुप पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ, काफ स्ट्रेंथ, ट्रंक स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल एंड डायनेमिक बैलेंस। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस ऑप्शन जो जनरली बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइजेस ऑप्शन है टू प्रोग्रेस फॉर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर 1 इज स्क्वाट प्रोग्रेशन। स्क्वाट प्रोग्रेशन में जो पहला प्रोग्रेशन है लेवल 1, दैट इज बॉडी वेट स्क्वाट। बॉडी वेट स्क्वाट करने के लिए आप सिट टू स्टैंड स्क्वाट यानी कि स्टूल पे सिट टू स्टैंड कर सकते हो, सपोर्टेड सिट टू स्टैंड कर सकते हो, या चेयर के साथ एयर स्क्वाट कर सकते हो, नॉर्मली सपोर्टेड वॉल सपोर्ट के साथ, जो या स्टूल के साथ अगर आप स्क्वाट प्रोग्रेशन कर रहे हो, सिट टू स्टैंड कर रहे हो, तो इनिशिएट सपोर्टेड विद मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉक्स के साथ चालू करना है और सिट टू स्टैंड या हाफ स्क्वाट प्रोग्रेस करना है। जरूरत हो, कंफर्टेबल है तो हाइट स्क्वाट कर रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको डेप्थ पे काम करना है। इस एक्सरसाइज को कंट्रोल दोनों नी पे लोड लेते हुए परफॉर्म करेंगे। 10 reps 3 सेट्स। लेवल 2 गॉबलेट स्क्वाट। अगर आप हाफ स्क्वाट और एंड मोर देन 90 डिग्री स्क्वाट करना कंफर्टेबल हैं तो आप गॉबलेट स्क्वाट करेंगे, यानी कि टुवर्ड्स फुल डेप्थ स्क्वाट की तरफ मूव करेंगे। गॉबलेट स्क्वाट स्लो कंट्रोल नी टुवर्ड्स द टो मूवमेंट को मेंटेन करते हुए 10 reps 3 सेट्स करेंगे। अगर कंफर्टेबल है तो हाथ में 4 to 6 और 8 kg केटलबेल और डंबल के साथ आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज एक हफ्ते किया है तो आप उसको चेंज कर देंगे, अगर कंट्रोल नहीं आया है तो नेक्स्ट वीक भी प्रोग्रेस करेंगे एंड कंटिन्यू रखेंगे। लेवल 3 इज बारबेल बैक स्क्वाट। बारबेल बैक स्क्वाट में कंफर्टेबल 10 kg रॉड वेट के साथ इनिशिएट करना है। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप वेट को इंक्रीज करेंगे। 10 reps 3 सेट्स फुल डेप्थ बारबेल बैक स्क्वाट परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 दैट आई जनरली लाइक, दैट इज स्प्लिट स्क्वाट प्रोग्रेशन। स्प्लिट स्क्वाट प्रोग्रेशन में भी पहला जो लेवल है आप एयर स्क्वाट करोगे या सिट टू स्टैंड करोगे, सेम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्प्लिट स्क्वाट के लिए
लेवल 2 प्रोग्रेस करेंगे। आपको एक पैर को आगे रखना है, दूसरे पैर को पीछे रखना है। वॉकिंग स्टैंस पोजीशन में स्ट्राइट स्टैंस को लेते हुए पीछे वाले नी से टुवर्ड्स द फ्लोर जाना है। लंज और स्प्लिट स्क्वाट प्रोग्रेशन में धीरे से टुवर्ड्स द फ्लोर जाना है और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। इस एक्सरसाइज को दोनों ही पैर से कंटिन्यू करेंगे। एक बार अफेक्टेड लेग फॉरवर्ड रख के, एक बार अफेक्टेड लेग बैक रख के। तो दैट विल बी योर फॉरवर्ड स्प्लिट स्क्वाट एंड रिवर्स स्प्लिट स्क्वाट, दोनों ही एक साथ हो जाएगा विद 10 reps 3 sets। अगर स्प्लिट स्क्वाट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आराम से कंफर्टेबल कर पा रहे हैं तो स्प्लिट स्क्वाट का जो लेवल 3 है दैट इज रेयर फुट एलिवेटेड स्प्लिट स्क्वाट। बैक फुट को किसी भी ऑब्जेक्ट पर रखें, बहुत ऊंचा नहीं, कंफर्टेबल, और जो सामने वाला पैर है उस पर बहुत ज़्यादा वजन नहीं डालें। दोनों पैर पे इक्वल बॉडी वेट आना चाहिए। स्प्लिट स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे एंड धीरे धीरे कंट्रोल मूवमेंट करते हुए रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। सो लेवल 4 है डेफिसिट रेयर फुट एलिवेटेड स्प्लिट स्क्वाट। इसमें फ्रंट लेग को आपको एलिवेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट, प्लेट, वेट या स्टेपर के साथ। इनिशियली स्टार्ट करेंगे 2 से 4 इंच की हाइट के साथ। सो फ्रंट लेग को 2 से 4 इंच की ऑब्जेक्ट पर रखना है। धीरे धीरे कंफर्टेबल है तो ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ा सकते हैं, 6 to 8 इंच तक लेके जा सकते हैं। अगेन स्प्लिट स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे। जो सामने वाला नी है उसको टुवर्ड्स द टो रखते हुए, पीछे वाले नी को टुवर्ड्स द फ्लोर रखते हुए, बॉडी को सेंटर में कंट्रोल करते हुए स्प्लिट स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे और रिटर्न करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन में। कंफर्टेबल है तो दोनों हाथ में वेट ले सकते हैं और स्प्लिट स्क्वाट को कंटिन्यू करेंगे। जो मूवमेंट है वो स्लो एंड कंट्रोल होना चाहिए। 10 reps 2 sets करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी ऑल्टरनेट दोनों ही लेग को आगे और पीछे रख के, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट में रख के कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सारे स्प्लिट स्क्वाट वाले एक्सरसाइजेस करने में आप कंफर्टेबल हो रहे हो तो इसको हम प्रोग्रेस करेंगे लेवल 5 में वॉकिंग लंजेस। वॉकिंग लंजेस में आपको स्टैंस बार बार चेंज करना है। एक बार फॉरवर्ड अफेक्टेड लेग रखना है, दूसरी बार फॉरवर्ड नॉन अफेक्टेड लेग रखना है। सेम नी टुवर्ड्स द टो मूवमेंट को मेंटेन करते हुए टुवर्ड्स द फ्लोर जाएंगे। पीछे वाले नी से स्टैंस में पोजीशन को मेंटेन करते हुए स्लो कंट्रोल वॉकिंग लंजेस को परफॉर्म करेंगे। इसके हम 4 से 5 राउंड इन अ डे करेंगे। स्क्वाट प्रोग्रेशन के साथ एंड स्प्लिट स्क्वाट प्रोग्रेशन के साथ तीसरा जो मोस्ट फेवरेट क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के लिए जो प्रोग्रेशन है दैट इज स्टेप डाउन प्रोग्रेशन। स्टेप डाउन प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज ऑप्शन है सिंगल लेग स्ट्रेंथ एंड सिंगल लेग सेंट्रिक ट्रेनिंग के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 में जो लेवल 1 रहेगा वो रहेगा स्टेप अप। 6 से 7 इंच ऊंचे स्टेयर या ऑब्जेक्ट पर आपको खड़े रहना है। बैक लेग से पुश करना है और पीछे स्टैंस में जाना है। पूरा वेट आपके वर्किंग लेग यानी कि जो स्टेपर पे लेग है उस पर आना चाहिए। उस नी को टुवर्ड्स द टो मूव करते हुए दूसरे पैर को पीछे लेके जाएंगे। फ्लोर को टो से टच करते हुए रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। सो सिंगल लेग पे नी टुवर्ड्स द टो कंट्रोल मूवमेंट करेंगे। अगर मुश्किल लगे और हार्ड लगे ये एक्सरसाइज करना तो फिर आप इस एक्सरसाइज में जो इस ऑब्जेक्ट का हाइट है उसको कम कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, लाइक स्टिक सपोर्ट ले सकते हैं या वॉल का सपोर्ट हाथों से ले सकते हैं। टारगेट करेंगे 10 reps 3 sets अफेक्टेड लेग पर। लेवल 2 प्रोग्रेशन है लेटरल स्टेप डाउन। उसी तरीके से आपको स्टैंड करना है। इसमें आपको बैकवर्ड की जगह लेटरल मूवमेंट करना है। अफेक्टेड लेग ऑन द स्टेपर, नॉन अफेक्टेड लेग से आपको उतरना है, टो टच करना है और रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। नी कंट्रोल, हिप, नी एंकल कंट्रोल मेंटेन करते हुए 10 reps 3 sets। थर्ड लेवल है फॉरवर्ड स्टेप डाउन। सेम तरीके से इस एक्सरसाइज में फ्रंट स्टेप यानी कि जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते हैं तो उतरते वक्त जो मूवमेंट होता है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अफेक्टेड लेग ऊपर रहेगा, नॉन अफेक्टेड लेग से स्टेप डाउन लेना है, टच करना है। कंफर्टेबल है तो हील से करेंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो टो टच इनिशिएट करेंगे, देन प्रोग्रेस करेंगे हील टच के साथ। 10 reps 2 to 3 sets
कंटिन्यू करेंगे। कंफर्टेबल है तो हैंड वेट ले सकते हैं, हाथों में वेट ले सकते हैं जैसा कि केटल बेल और डंबल वेट ले सकते हो। ये सारे स्टेप डाउन के प्रोग्रेशंस थे। इसमें और प्रोग्रेस करने के लिए वापस से लेटरल एंड फ्रंट स्टेप डाउन को प्रोग्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट विद मैक्सिमम वेट इन योर हैंड। ये सारे एक्सरसाइजेस ऑप्शन थे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के लिए। अदर एक्सरसाइजेस ऑप्शन फॉर क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग इज लेग प्रेस, सिंगल लेग सिट टू स्टैंड, सिंगल लेग स्क्वाट, नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज यानी कि ओपन चेन एक्सरसाइजेस एंड वॉल सिटअप एक्सरसाइजेस। डिफरेंट प्रोग्रेशन ऑफ वॉल सिटअप एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इनिशियली यू कैन इनिशिएट विथ 30 to 60 डिग्री वॉल सिटअप होल्ड, देन 90 डिग्री वॉल सिटअप होल्ड। मैक्सिमम एक्सरसाइजेस में हील को एलिवेट करना, नी को आगे ड्राइव करना यानी कि नी टुवर्ड्स द मूवमेंट जो बार बार हम बात कर रहे हैं, वो क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन को मैक्सिमम एम्फेसाइज करने की एक अच्छी स्ट्रेटजी है। तो मेक श्योर करें कि नी टुवर्ड्स द टो एंड हील एलिवेशन ऐड ऑन करें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस प्रोग्रेशन में। मैं लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस काफ़ी हाईली रिकमेंड करती हूँ। सिगवर्ड एट ऑल 2018 के रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग अननोइंगली स्क्वाट एक्सरसाइजेस में काफ़ी कॉम्पनसेशन करते हैं ताकि क्वाड्रिसेप्स पर लोड कम आए, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन होता है नी को एक्सटेंड करना। इसलिए जो लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज के डिफरेंट वेरिएशन है इंश्योर करता है कि क्वाड्रिसेप्स इस पोजीशन में मैक्सिमम एंड एडिक्वेट सही तरीके से ट्रेन हो रही हो। ये एक्सरसाइज सिर्फ फंक्शनली दिखाने की बात नहीं है कि आप नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर रहे हो या लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर रहे हो, बल्कि क्वाड्रिसेप्स फंक्शन रिस्टोर करने की ये एक ज़रूरत है। और जैसा कि काफ़ी रिसर्च और मिथ है कि लेग एक्सटेंशन ACL के लिए डेंजरस है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से लेग एक्सटेंशन को प्रोग्रेस कर रहे हो और लेग एक्सटेंशन मूवमेंट में सही तरीके से ग्रेजुअल लोडिंग कर रहे हो, तो ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स फंक्शन और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने के लिए। चलिए आइए समझते हैं लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज को कैसे डिफरेंट वेरिएशन में ट्रेन करें। सबसे पहले आपको डायरेक्ट मशीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो कोशिश करें कि 6 हफ्ते तक आप डायरेक्ट मशीन पे नहीं जाएं। इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ऑफ द बॉक्स और एज ऑफ द बेड पे बैठ के नॉर्मली फ्री लेग एक्सटेंशन मूवमेंट करना। उसमें भी आप इनिशिएट कर सकते हो 90 to 60 डिग्री और 90 डिग्री स्टैटिक क्वाड्स होल्ड, जिसमें हमने पहले बात किया है। आप बॉल प्रेस कर सकते हो या टुवर्ड्स अ वॉल एक चेयर और बॉक्स पे बैठ के आप नी एक्सटेंशन मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि सामने एक ऑब्जेक्ट है तो आप इस पोजीशन में आइसोमेट्रिक 90 डिग्री होल्ड करेंगे। आइसोमेट्रिक 90 डिग्री 20 सेकेंड होल्ड कंफर्टेबल है बिना किसी कॉम्पनसेशन और पेन के, तो 90 to 60 डिग्री एंड देन 90 to 40 डिग्री यानी कि हाफ लेग एक्सटेंशन मूवमेंट करेंगे। ये भी अगर आप कंफर्टेबल होके कर पा रहे हो तो फ्री फुल लेग एक्सटेंशन मूवमेंट करेंगे एज ऑफ द बेड और एज ऑफ द बॉक्स पे। सेम 10 रिपीटेशन 2 सेट्स। ये सारी एक्सरसाइजेस कंफर्टेबल होके कर पा रहे हैं तो लेग एक्सटेंशन विद वेट 1 to 2 kg वेट कफ एंड विद रेजिस्टेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट रेजिस्टेंस बैंड टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस बैंड पे आप प्रोग्रेस कर सकते हो लेग एक्सटेंशन मूवमेंट और लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज। सो ये सारे प्रोग्रेशन बिना किसी कॉम्पनसेशन, शिवरिंग एंड पेन के अगर आप कर पा रहे हैं तो आप ग्रेजुअली मशीन के साथ लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करोगे, जिसमें स्टार्ट करोगे डबल लेग एक्सटेंशन, पूरा मूवमेंट करोगे, फुल लेग एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है। मेक श्योर करें जब आपका मशीन या रेजिस्टेंस बैंड या फ्री लेग एक्सटेंशन पूरा फुल मूवमेंट अचीव कर रहे हो तो टर्मिनल होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टर्मिनल होल्ड मैक्सिमम क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन देता है, एम्फेसाइज करता है आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ को। डबल लेग कंफर्टेबल है तो डबल लेग के बाद आप सिंगल लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। सिंगल लेग एक्सटेंशन होल्ड 10 reps 2 सेट्स।
इस तरीके से लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको 1 हफ्ते या 10 दिन में नहीं, थ्रू आउट द वीक्स एंड मंथ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। नेक्स्ट, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ के बाद हम हैमस्ट्रिंग फंक्शन पे बात करेंगे। हैमस्ट्रिंग फंक्शन रिस्टोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ACL सर्जरी के बाद। ACL स्ट्रेन कम करने के लिए एंड रिस्क ऑफ री इंजरी होने से बचाने के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग को ऐड करना रिहैबिलिटेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए डिफरेंट वेरिएशन के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से प्रोग्रेस करें। अगर आपकी ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट से की गई है या किसी अदर ग्राफ्ट से की गई है, तभी भी आपकी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज स्लाइडर प्रोग्रेशन, इसेंट्रिक स्लाइडर प्रोग्रेशन। इसमें जनरली 2 ऑप्शंस है, डबल लेग इसेंट्रिक स्लाइडर एंड सिंगल लेग इसेंट्रिक स्लाइडर। डबल लेग इसेंट्रिक स्लाइडर करने के लिए ब्रिज अप करेंगे, ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, लेग्स को धीरे धीरे बाहर की तरफ स्लाइड करना है। मेक श्योर करें कि आपका जो हिप है वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन नहीं हो। रेंज को छोटा या कम कर सकते हैं, यानी कि पैर को मैक्सिमम ओपन या मिनिमम ओपन कर सकते हो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। 10 रेप्स 2 सेट्स करेंगे। अगर इसमें आप कंफर्टेबल हो तो हिप को ऊपर ही मेंटेन करते हुए हील स्लाइडर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में स्लाइड करके ही वापस लेकर आना है। डबल लेग इसेंट्रिक स्लाइडर कंफर्टेबल होके कर पा रहे हैं तो लेवल 2 इज सिंगल लेग इसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग स्लाइडर। इस एक्सरसाइज में आपको नॉन अफेक्टेड नी को टुवर्ड्स द सीलिंग और टुवर्ड्स द चेस्ट रखना है। सेम अफेक्टेड लेग को स्लाइड करते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाना है। ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए हिप को ऊपर उठाना है, मेंटेन करना है वो पोजीशन एंड इसेंट्रिक स्लाइडर करते हुए लेके जाना है और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आपको हील को टुवर्ड्स द हिप लेकर आना है। 10 रिपीटेशन 2 सेट्स ऑफ सिंगल लेग इसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग स्लाइडर। ऑप्शन नंबर 2 इज ब्रिज प्रोग्रेशन। ब्रिज प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेस आइसोमेट्रिक होल्ड एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके डिफरेंट वेरिएशंस है। इनिशियली आप इनिशिएट करोगे इस एक्सरसाइज को मैट पर लेटकर, नॉर्मल हैमस्ट्रिंग ब्रिजिंग करोगे। नी को एटलीस्ट फ्लेक्शन 45 डिग्री तक मेंटेन करना है। आप इसको फीट पर कर सकते हो और कंफर्टेबल हो तो ऑन हील आके हील को प्रेस करते हुए ग्लूट स्क्वीज करते हुए ऊपर उठाना है, हिप को ऊपर उठा के होल्ड करना है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आप हैमस्ट्रिंग पर फील करोगे। 20 सेकेंड होल्ड करना है एंड 10 रिपीटेशन एटलीस्ट करना है इस एक्सरसाइज के। अगर आप फ्लैट सरफेस पर हैमस्ट्रिंग ब्रिजिंग आइसोमेट्रिक होल्ड आराम से कर पा रहे हो तो आप करोगे डबल लेग एलिवेटेड हैमस्ट्रिंग ब्रिजिंग ऑन अ स्टेपर। 20 सेकेंड होल्ड करना है, स्टेपर पे हील को रखना है, कोर एंड ग्लूट्स को एंगेज करते हुए उठा के रखना है आपको, बॉडी वेट को मेंटेन करना है हील पर। 20 सेकेंड होल्ड, 10 रिपीटेशन। अगर ये एक्सरसाइज आप कंफर्टेबल होके कर पा रहे हैं ब्रिजिंग प्रोग्रेशन तो आप इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हो सिंगल लेग एलिवेटेड आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग होल्ड। सेम ब्रिजिंग एक्सरसाइज को होल्ड करना है सिंगल लेग पर, नॉन अफेक्टेड लेग टुवर्ड्स द चेस्ट एंड अफेक्टेड लेग ऑन द स्टेप पर रखना है, ऑन हील रहना है। 20 सेकेंड होल्ड, 10 रिपीटेशन। ये प्रोग्रेशन भी आप इन अपकमिंग वीक कंफर्टेबल हो पा रहे हो तो नेक्स्ट वीक आप प्रोग्रेस कर सकते हो हैमस्ट्रिंग ब्रिजिंग ऑन अनस्टेबल सरफेस जैसे कि बोसू बॉल और एक्सरसाइज बॉल पे। 20 सेकेंड होल्ड और एब्डोमिनेंट, 10 रिपीटेशंस, 2 सेट्स। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग में लेवल 2 में आप ऐड ऑन कर सकते हो लेग कर्ल एक्सरसाइजेस। लेग कर्ल आप सीटेड लेग कर्ल भी कर सकते हो और प्रोन में भी लेग कर्ल एक्सरसाइज कर सकते हो डिपेंडिंग जिम में कौन सी मशीन अवेलेबल है। सो प्रोन लेग कर्ल और सीटेड लेग कर्ल करेंगे, इनिशिएट करेंगे विद डबल लेग एंड प्रोग्रेस करेंगे सिंगल लेग के साथ। 10 रिपीटेशंस, 2 सेट्स वीकली प्रोग्रेस करना है एज पर टॉलरेंस। आपको मैक्सिमम कोशिश करना है बॉडी वेट के 20 to 30% ऑफ बॉडी वेट के साथ आप सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल कर पा रहे हो एटलीस्ट जॉगिंग इनिशिएट करने से पहले। अदर एक्सरसाइजेस हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए, हैमस्ट्रिंग ब्रिजिंग विद मार्चिंग, नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग कर्ल, आरडीएल एंड रोमानियन डेडलिफ्ट एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट प्रोग्रेशन की हम बात करेंगे वो है काफ मसल। रनिंग, जंपिंग, लैंडिंग के लिए काफ की स्ट्रेंथ होना, काफ कंट्रोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम 2 एक्सरसाइज ऑप्शन प्रोग्रेशन देखेंगे काफ स्ट्रेंथनिंग के लिए।
पहला एक्सरसाइज ऑप्शन रहेगा स्ट्रेट नी काफ रेजेस और दूसरा रहेगा बेंड नी काफ रेजेस। स्ट्रेट नी काफ रेजेस के डिफरेंट वेरिएशंस हम देखेंगे। उसमें पहला है हील रेस प्रोग्रेशन। स्ट्रेट नी हील रेस प्रोग्रेशन में आपको डबल लेग हील रेस करना है फ्लैट ग्राउंड पे। टारगेट करना है 10 रेप्स 3 सेट्स। सो डबल लेग हील रेस करेंगे फ्लैट ग्राउंड पर। कंट्रोल काफ रेजेस करेंगे, हील रेस इनिशिएट करेंगे, मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल टोस पर आने की कोशिश करना है, नी स्ट्रेट होना चाहिए। 10 रिपीटेशन 3 सेट्स। बिना किसी कॉम्पनसेशन के अगर आप ये एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो प्रोग्रेस करेंगे। एलिवेटेड डबल लेग काफ रेजेस। एलिवेटेड डबल लेग काफ रेजेस ऑन अ एलिवेटेड सरफेस लाइक स्टेपर और प्लेट वेट रख सकते हो ग्राउंड में 4 से 6 इंच का। उस पर अगर आप कंट्रोल 10 रेप्स 3 सेट्स डबल लेग एलिवेटेड काफ रेजेस कर पा रहे हो तो आप प्रोग्रेस करेंगे सिंगल लेग काफ रेजेस की तरफ। पहले सिंगल लेग काफ रेजेस नॉर्मल फ्लैट ग्राउंड पे करना है। कंट्रोल्ड सिंगल लेग काफ रेजेस 10 to 15 रेपिटेशन 3 सेट्स। सेम अगर सिंगल लेग काफ रेजेस ऑन अ ग्राउंड आराम से कर पा रहे हो तो हम इसे प्रोग्रेस करेंगे एलिवेटेड सिंगल लेग काफ रेजेस। एलिवेटेड सिंगल लेग काफ रेजेस विद स्ट्रेटन लेग विद स्ट्रेट नी हील रेस कर पा रहे हो तो हम इसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस से प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे कि सपोर्टेड पोगो टैप, फ्री पोगो टैप और पोगो वॉक एक्सरसाइजेस के थ्रू। नेक्स्ट जो वेरिएशन है एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज सीटेड और बेंड नी काफ रेजेस के लिए आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट स्टूल या चेयर पे बैठना है जिसमें आपका नी एज ऑफ द बेड पे लगा हुआ हो और आपका पंजा ग्राउंड और फ्लैट सरफेस पे सपोर्टेड हो। सेम डबल लेग सीटेड काफ रेजेस करेंगे। कंट्रोल कंफर्टेबल हो तो इस पर आप थाई पर वेट ऐड कर सकते हो प्लेट वेट एंड रॉड वेट के साथ। ये एक्सरसाइज अगर आप कंफर्टेबल कर पा रहे हैं तो सिंगल लेग सीटेड काफ रेजेस करेंगे, कंट्रोल काफ रेजेस करेंगे, वेट को ऐड ऑन करेंगे मोर प्रोग्रेशन एंड कंट्रोल के लिए, बॉडी को नया चैलेंज देने के लिए। 10 to 15 रिपीटेशन 3 सेट्स। सेम प्रोग्रेस कर सकते हो सिंगल लेग बेंट नी एलिवेटेड काफ रेजेस के साथ। कंट्रोल रेपिटेशंस करेंगे, सेम रेपिटेशंस कंटिन्यू करेंगे सिंगल लेग पर भी यानी कि अफेक्टेड लेग पर भी, और इसको हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो ये सारे काफ की स्ट्रेंथनिंग के लिए डिफरेंट वेरिएशन एक्सरसाइजेस है। The strength and control of your trunk and hip is very important for your knee movement. So it is very important that you should focus on your trunk, hip and core strength for better knee stability, single leg movement and control के लिए। मिड स्टेज में इस पे अच्छे से फोकस करना है ताकि सिंगल लेग स्टेबिलिटी अच्छे से मेंटेन रहे जब आप रनिंग, जॉगिंग और सिंगल लेग मूवमेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट we'll see some exercises progression that will focus on hip extensors, hip abductors, hip adductors as well as some associated muscle groups. For exercise progression option number 1 will be plank progression. Plank progression में सबसे पहले we'll start with side plank progression. साइड प्लैंक शॉर्ट लीवर या साइड ब्रिज भी कह सकते हैं। यू हैव टू बेंड योर नी at least 60 to 90 degree in side lying position. नी एंड शोल्डर को एक लाइन में रखते हुए हिप को ऑफ द ग्राउंड करते हुए होल्ड करेंगे। एल्बो पर आपको होल्ड करना है प्लैंक पोजीशन में, बट शॉर्ट लीवर पोजीशन में आपको होल्ड करना है। मिनिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 60 सेकेंड ट्राई टू होल्ड, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन प्रोग्रेस दिस एक्सरसाइज विद 2 minute hold each side, at least 6 repetitions of each side. शॉर्ट लीवर साइड प्लैंक या साइड ब्रिज कंट्रोल अच्छे से हो गया है तो साइड प्लैंक में हम प्रोग्रेस करेंगे कंप्लीट साइड प्लैंक पोजीशन में। होल्ड करेंगे सेम टो से लेकर हील टू शोल्डर इन अ लाइन मेंटेन करते हुए, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मेंटेन करते हुए, हिप को ऑफ द ग्राउंड करते हुए होल्ड करेंगे मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 60 सेकेंड्स।
at least 6 repetitions each side. साइड प्लैंक का प्रोग्रेशन अगर कंट्रोल अच्छे से हो पा रहा है विदाउट सो मच शिवरिंग एंड कॉम्पनसेशन, तब आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लाइक साइड प्लैंक विद हिप अबडक्शन साइड प्लैंक प्रोग्रेशन अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप इसमें वेट कास्ट एंड रजिस्टेंस बैंड लूप बैंड ऐड ऑन कर सकते हो। एक्सरसाइज को और भी प्रोग्रेस करने के लिए कंट्रोल अच्छे से मेंटेन हो पा रहा है विदाउट सो मच कॉम्पनसेशन, तो साइड प्लैंक को प्रोग्रेस करेंगे ताकि आपकी हिप अडक्टर्स एंड कोर भी अच्छे से काम करे। कोपेनहेगन साइड प्लैंक प्रोग्रेशन ऐड ऑन करेंगे। इसके लिए आपको हील को एंड फीट को एक एलिवेटेड सरफेस या बेंच पे प्लेस करना है एंड दूसरे फीट को जस्ट बिलो द बेंच रखना है। सेम साइड प्लैंक की तरीके से इस एक्सरसाइज में सिर्फ डिफरेंस रहेगा, आपका जो हील है जो फीट है वो एलिवेटेड है फ्रॉम द ग्राउंड। हिप को सेम तरीके से रेज करना है ऑफ द ग्राउंड, होल्ड करना है प्रोग्रेशन को मिनिमम 30 मैक्सिमम 60 सेकेंड और एज पर टॉलरेंस एंड एज पर कंट्रोल रिपीट करेंगे इस एक्सरसाइज को बोथ साइड एटलीस्ट 6 repetitions of each side. So this is side plank progression with 4 different variations. Option number 2 is hip thrust progression. Hip thrust progression में level 1 is glutes bridge with hip thrust. 10 repetitions, 3 sets. Control without hold, just abdominal करना है अगर कंफर्टेबल है एंड कंट्रोल हिप थ्रस्ट इन ग्लूट्स ब्रिज प्रोग्रेशन में कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट प्रोग्रेस करेंगे एलिवेटेड सरफेस पे अपर बॉडी को रेस्ट करते हुए, को अपर बैक को रेस्ट करते हुए हिप थ्रस्ट परफॉर्म करना है। ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए, पेल्विक को टिल्ट करते हुए हिप थ्रस्ट कंट्रोल करना है। 10 repetitions, 3 sets, एटलीस्ट 2 sets परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कंट्रोल एंड विदाउट फटीग कर पा रहे हो इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करेंगे हिप थ्रस्ट को डबल लेग टू सिंगल लेग हिप थ्रस्ट प्रोग्रेस करेंगे। कंट्रोल एंड कंफर्टेबल सिंगल लेग हिप थ्रस्ट कर रहे हैं तो बारबेल वेट ऐड ऑन करेंगे बोथ एक्सरसाइजेस में, डबल लेग हिप थ्रस्ट एंड एज वेल एज सिंगल लेग हिप थ्रस्ट दोनों में ही वेट इंक्रीज कर सकते हो वीक बाय वीक एंड कंट्रोल हिप थ्रस्ट परफॉर्म करते हुए। ऑप्शन नंबर 3 इज डायनेमिक बैलेंस प्रोग्रेशन। इसमें लेवल 1 रहेगा आपका सिंगल लेग बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिफरेंट वेरिएशन को प्रोग्रेस करेंगे। फॉर द फर्स्ट वेरिएशन आप स्टार्ट करेंगे सिंगल लेग स्टैंड विद फॉरवर्ड बेंड होके आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट को टच करना है। यू कैन प्लेस सम कोन और फॉरवर्ड बेंड होते हुए विद स्मॉलली बेंड करके आपको कोन टच करना है एंड सिंगल लेग बैलेंस को मेंटेन करना है। अगर ये एक्सरसाइज प्रोग्रेशन विदाउट सो मच कॉम्पनसेशन एंड विद कंट्रोल कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट जो आपका प्रोग्रेशन रहेगा वो वाई बैलेंस प्रोग्रेशन आप प्रोग्रेस करेंगे। ऑन द ग्राउंड यू हैव टू मेक अ वाई विद ऑब्जेक्ट और अ टेप और आपको सेंटर में स्टैंड करना है ऑन द अफेक्टेड लेग विद स्मॉलली बेंड और आपको जो वाई मेंटेन कर रखा है उसको टच करना है विद नॉन अफेक्टेड लेग। इफ विदाउट सो मच कॉम्पनसेशन आप ये एक्सरसाइज प्रोग्रेस कर पा रहे हो एंड कंट्रोल वाई बैलेंस एक्सरसाइज मेंटेन कर पा रहे हो तो हम इसको प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्रेशन इज सिंगल लेग बैलेंस ऑन अनस्टेबल सरफेस। इस चीज के लिए आप कोई भी अनस्टेबल ऑब्जेक्ट ले सकते हो लाइक बोसू बॉल ले सकते हो, वोवल बोर्ड ले सकते हो, कोई भी अनस्टेबल सरफेस लेकर सिंगल लेग स्टैंड करना है। सिंगल लेग बैलेंस अच्छे से मेंटेन हो पा रहा है तो आईज क्लोज एंड आईज ओपन करके डिफरेंट वेरिएशन करेंगे या बॉल थ्रो एंड कैच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ बॉल और पार्टनर की मदद से इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करना है। सिंगल लेग बैलेंस अनस्टेबल सरफेस पे अच्छे से आप कर पा रहे हो तो आगे चल के आप इस पे सिंगल लेग एक्सरसाइजेस एड ऑन कर सकते हो जैसे कि सिंगल लेग स्क्वाट, सिंगल लेग आरडीएल एंड अदर एक्सरसाइजेस एज वेल। So till now in this ACL rehabilitation series, we have discussed about early stage rehabilitation up to 6 week, mid stage rehabilitation between 6 to 12 weeks. Next, we will discuss about advanced phase or late phase rehabilitation between 3 to 6 months. We have to put all of these information together to create a structural program that is very important
to progress gradually week by week and phase by phase. लेट स्टेज को प्रोग्रामिंग करने से पहले किस तरीके से रनिंग, रिटर्न टू स्पोर्ट्स, रिटर्न टू कटिंग, पिवटिंग, चेंज ऑफ डायरेक्शन, डिसलेरेशन ड्रिल, ये सारी ट्रेनिंग को इंक्लूड करने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स ज़रूर क्लियर रहें। सो अर्ली स्टेज और मिड स्टेज के टेस्टिंग क्लियर्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लेट स्टेज में एंटर कर पाओगे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के थ्रू। तो फर्स्ट वी विल सी सम टेस्टिंग क्राइटेरिया for early stage rehabilitation and mid stage rehabilitation. In early phase rehabilitation means phase 1, इस phase में recovery हो रही होती है सर्जरी से। इसमें आपको कुछ टेस्टिंग क्राइटेरिया है जो क्लियर होना in up to 4 to 6 week is very important. सबसे पहले आपको देखना है कि अर्ली स्टेज में आपका पैसिव रेंज ऑफ मोशन एटलीस्ट 0 to 25 डिग्री क्लियर हो गया हो। एंड रेंज अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो उस पर काम करना है, बट एटलीस्ट 125 डिग्री पैसिव रेंज ऑफ मोशन अचीव होना चाहिए। कई बार मसल वीकनेस के कारण एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाता है, लेकिन पैसिव यानी कि स्ट्रैप की मदद से, थेरेपिस्ट की मदद से या आपके हाथ से खींच के आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो अर्ली स्टेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफ्यूजन मिनिमम एंड नो इफ्यूजन होना चाहिए, यानी कि स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए एटलीस्ट 90%। स्ट्रेंथ में सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन टेस्टिंग क्राइटेरिया है अर्ली स्टेज में टू चेक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ, SLR विदाउट लेग, यानी कि जब भी आप स्ट्रेट लेग रेज और 3-वे SLR कर रहे हो तो आपका जो नी है वो बेंड नहीं होना चाहिए, लेग कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए। दैट विल शो कि क्वाड्रिसेप्स लैग नहीं है एंड गुड क्वाड्रिसेप्स कंट्रोल है। सो रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होना चाहिए, इफ्यूजन कंट्रोल, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ, नॉर्मल गेट, वॉकिंग नॉर्मल होनी चाहिए एंड गेट पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट इज फेज 2, यानी कि स्ट्रेंथ एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल फेज, दैट इज मिड स्टेज रिहेबिलिटेशन में जो टेस्टिंग क्राइटेरिया आपको देखना है, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती आपको नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करना है। कई बार होता है कि दिन कंप्लीट हो गया, यानी कि 6 हफ्ते हो चुके हैं या 12 हफ्ते हो चुके हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सरसाइज चालू कर दें जब तक आपकी प्रीवियस वीक की और प्रीवियस फेज की जो एक्सरसाइज है और जो टेस्टिंग है वो क्लियर नहीं हो पाए। सो आपको हर फेज में, हर वीक में सारे टेस्टिंग क्राइटेरिया को क्लियर करते हुए ही नेक्स्ट फेज में एंटर करना है। अर्ली टू मिड, मिड टू लेट एंड एडवांस फेज एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स। इन मिड स्टेज एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होना चाहिए थ्रू हील प्रॉप एक्सरसाइज और डिफरेंट एक्सरसाइज लाइक हील प्रॉप, प्रो लेग हैंग एक्सरसाइजेस। कंप्लीट फ्लेक्शन रेंज होना चाहिए। जो इफ्यूजन का ग्रेड है वो 0 होना चाहिए। इन मिड स्टेज अगर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें जो क्लियर होना चाहिए विदाउट सो मच कॉम्पनसेशन इज सिंगल लेग स्क्वाट, एटलीस्ट 10 reps 2 set विदाउट कॉम्पनसेशन, कंट्रोल स्लो टेम्पो सिंगल लेग स्क्वाट और सिंगल लेग सिट टू स्टैंड क्लियर होना चाहिए। सिंगल लेग काफ रेजेस एटलीस्ट 20 रिपीटिशन, स्लो कंट्रोल without so much compensation. Single leg bridge 20-second isometric hold without so much compensation with at least 10 repetition, control होना चाहिए। Side bridge यानी कि short lever side plank में जो endurance है hold का वो control होना चाहिए। Already हम इन सभी exercise के बारे में discuss कर चुके हैं। Short lever side plank और side bridge minimum 30-second hold, at least 5 to 6 repetition, control होना चाहिए। Mid stage यानी कि 6 to 12 weeks का जो phase है इसमें आपका जो स्क्वाड प्रोग्रेशन है बायलेटरल यानी कि बोथ लेग जो स्क्वाड प्रोग्रेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल लेग स्क्वाड प्रोग्रेशन। नॉर्मल स्क्वाट में आप वीक बाय वीक वेट बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल स्क्वाट एक्सरसाइज स्लो टेम्पो कंट्रोल होना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो बॉडी वेट है उसका 1.2% to 1.5% ऑफ द बॉडी वेट जितना आपका है उसके वजन से आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो। स्क्वाट प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वाट कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। स्लो टेम्पो स्क्वाट कंट्रोल का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्क्वाट में कितना वेट के साथ आप स्क्वाट कर पा रहे हो, एटलीस्ट 1 रिपीटेशन। सो 1 रिपीटेशन एटलीस्ट बॉडी वेट का 1.5% वेट के साथ, यानी कि अगर आपका वेट 100 kg है तो आप 150 kg के साथ स्क्वाट कर पा रहे हो या 120 kg वेट के साथ स्क्वाट कंट्रोल कर पा रहे हो। अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट 1.2 to 1.5 आपके बॉडी वेट से जो वेट है उसके साथ आप कंट्रोल स्क्वाट कर पा रहे हो। सेम 1 रिपीटेशन
एटलीस्ट आप लेग प्रेस लगा पा रहे हो 1.2 to 1.5% ऑफ योर बॉडी वेट। मसल सिमेट्री एटलीस्ट 80% आ जानी चाहिए आपकी क्वाड्रिसेप्स की सिमेट्री मिड स्टेज में। एंड साथ ही साथ लेग एक्सटेंशन एटलीस्ट 30% ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट 100 kg है तो आप एटलीस्ट 30 kg सिंगल लेग एक्सटेंशन लगा पा रहे हो इन मिड स्टेज में। ये सारे इंग्रेडिएंट है आपके रिहैब में, इन सबको आपको एक साथ पुट टुगेदर करना है और रिहैब को प्रोग्रेस करना है। अब हम साथ ही साथ अर्ली स्टेज एंड मिड स्टेज की जो एक्सरसाइजेस है उनको कैसे पुट टुगेदर करना है, एक साथ रखते हुए थ्रू आउट द वीक कैसे प्रोग्रेस करना है, उसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे। इन अर्ली स्टेज इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम मंडे टू संडे, फर्स्ट आपको नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज पे फोकस करना है ईच वीक ईच डे। क्वाड्रिसेप्स एंड हील प्रॉप एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन knee extension range. For knee flexion, heel slides and cycling is very important. Different exercise of heel slides like supine heel slides, wall heel slides and pro knee bending. Quad function के लिए SLR, 3-way SLR, isometric quadriceps, squat exercise, step up, single leg balance, air squat, etc. At least not 7 days but 4 to 5 days a week. Mid stage आपका simple and straightforward रहेगा, but in mid stage you have to add simple but straightforward exercises to improve work capacity per week by week. In mid stage you will focus on endurance and higher work capacity to improve the function and strength of an individual. One aspect of the mid stage rehab that I have not discussed yet is running. Straight line running is very important functional thing that most people look forward after ACL reconstruction surgery. यानी कि जब भी ACL सर्जरी के बाद आप रनिंग चालू कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि 12 से 16 हफ्ते हो गए हैं, आप रनिंग वापस चालू कर दो। यानी कि रनिंग एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है मिड स्टेज के दौरान और आफ्टर क्लियरिंग all the testing protocol, all the testing exercises after mid stage rehab. लेकिन running is not timeline based thing. Generally हम सुनते हैं कि 12 से 16 हफ्ते हो गया है सर्जरी के बाद, आप रनिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन रनिंग टाइमलाइन बेस्ड फंक्शन नहीं है, बल्कि रनिंग बेस्ड होता है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर। जितने भी टेस्टिंग क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया आफ्टर क्लियरिंग मिड स्टेज एक्सरसाइजेस लाइक सिंगल लेग स्क्वाट, single leg sit to stand, maximum 1 repetition of leg press, leg extension at least with isometric leg extension exercise at least with 70% of your body weight, leg extension full movement at least single leg 30% of your body weight, squat at least 1.25% of your body weight and bilateral jump to vertical single leg jump. ये सारे टेस्टिंग क्राइटेरिया अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। अभी रनिंग अगर आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रनिंग करना है, यू हैव टू स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअल। इफ यू आर स्टार्टिंग रनिंग एट फर्स्ट डे, स्टार्ट फॉर 10 मिनट, 2 मिनट ऑफ जॉग, 2 मिनट ऑफ रनिंग, अगेन 2 मिनट ऑफ जॉग एंड 2 मिनट ऑफ रनिंग एंड अगेन एंड विद 2 मिनट ऑफ जॉगिंग। विद टाइम, विद comfort, you can progress 4 minutes of running, 2 minutes of jogging and then 4 minutes of running. This is an example that you can take and you can put forward while progressing your running. Next